के भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। जंग का सायरन बस बजने ही वाला है और इसका अभ्यास पाकिस्तान को भी हो चुका है, इसका आभास, क्योंकि भारत कर रहा है अभ्यास। और पाकिस्तान भारत के हमले से इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इससे पहले वो साल 1971 में भारत के साथ युद्ध का अंजाम भी देख चुका है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान पर रफाल स्ट्राइक का डर। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहेगा। थर थर कांपता पाकिस्तान, रोते रक्षा मंत्री। मुझे एक सच्चाई आप पे नजर आई है जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाएं। जंग से पहले निकले ख्वाजा आसिफ के आंसू। मुझे एक सच्चाई आप पे नजर आई है जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाएं। अल्लाह आपको और इज्जत देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच। टीवी चैनल पर रो दिए ख्वाजा आसिफ। अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। Makes us to feel that this is going to happen and it's imminent. And as I said, knowing Pakistani nation, भारत ये गलती कर रहा है, कोशिश करता है कि पाकिस्तान इंडस का में कोई मसला खड़ा करे, तो हमारे लिए ये तो ऐलानी जंग होगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। जंग का सायरन बस बजने ही वाला है। इसका आभास पाकिस्तान को भी हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी गवाह है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ये तस्वीरें। आंखों में आंसू, चेहरे पर खौफ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की ये तस्वीरें पाकिस्तान की दहशत को बयां करती है। 2 दिन पहले तक ख्वाजा आसिफ भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। आज जब भारत ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ऐलान कर दिया है कि देश जो चाहता है वैसा ही होगा, उसके बाद उनकी आंखों में आंसू है, चेहरे पर भारी खौफ है और पाकिस्तान को अपने वजूद के खत्म होने का खतरा सता रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ किस तरह बौखलाए हुए हैं, ये उनके बयानों से पता चलता है। एक तरफ वो दुनिया को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम नहीं तो कोई नहीं, मतलब अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ तो पूरी दुनिया का नामो निशान मिटा देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर उनके रोने वाली तस्वीरों की चर्चा है। तारीख याद रखेगी सर, इंडिया पाकिस्तान हम अगर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ी, हमारे खिलाफ इस किस्म का कदम उठाया गया कि पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता जो है हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हुई, तो फिर जो है कि अगर हम नहीं तो कोई भी नहीं है। फिर सीधी बात है। मुझे एक सच्चाई आप पे नजर आई है जब आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन वो आंसू इस कौम के लिए आगे बढ़ जाएं। अल्लाह आपको और इज्जत देगा, कमी नहीं आएगी इसमें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान भारत के हमले से इसलिए भी डरा हुआ है क्योंकि इससे पहले वो साल 1971 में भारत के साथ युद्ध का अंजाम देख चुका है। उस समय पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश बना। आज जब पाकिस्तान पहले ही अपने अंदरूनी हमलों से जूझ रहा है और टुकड़े टुकड़े होने की कगार पर आ गया है, ऐसे समय में अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो उसका नामो निशान मिट सकता है। इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पाकिस्तान को भारी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। सेना के अत्याचार के खिलाफ अब लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पश्तून, बलोच और पठान पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत का साथ देंगे। जिसके बाद बलोच एक्टिविस्ट महरंग बलोच के उस बयान की भी चर्चा हो रही है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 1971 की याद दिलाई थी। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती। पहले ही बगावत की आग झेल रहे पाकिस्तान पर अगर भारत हमला करता है तो उसके सामने ये सबसे बड़ी मुसीबत होगी जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस युद्ध में दुनिया के ज्यादातर देश पाकिस्तान के खिलाफ हैं। वो इस कदर मजबूर हो चुका है कि खुद को बचाने के लिए अब वो सोमालिया और अजरबैजान जैसे देशों से मदद की अपील कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आंसू बहा रहे हैं तो वहीं पाकिस्तान के नेता युद्ध के हालात में लंदन भाग जाने की बात कह रहे हैं।
अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। सारी इस दुनिया पे हमारा ये एतमाद ईमान है कि भाई हमें तो एक दिन मरना है, मरने के बाद अगर जो है वो नरेंद्र मोदी हमें जन्नत देता है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। उधर पाकिस्तान नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया था, जिसमें सिर्फ भारत का नाम गूंजा। इस विशेष सत्र में युद्ध की हालत में पाकिस्तान की तैयारियों के बारे में बताने के लिए शहबाज शरीफ की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, जिसको लेकर पाकिस्तान के कट्टरपंथी सांसद फजलुर रहमान ने सदन से वॉकआउट किया। आज आपने इजलास बुलाया है और ऐसे हालात में बुलाया है जहां पाकिस्तान इस वक्त महाद जंग पे खड़ा है और इस वक्त गैर संजीदगी देखी जा रही है कि कोई भी जिम्मेदार शख्सियत यहाँ मौजूद नहीं है। तो आज एक खास सोच के साथ आए थे, एक खास जज्बे के साथ आए थे, हमने डिस्कस करना था इस सारी सूरत हाल को, लेकिन किसको सुनाया आखिर? तो इसलिए मैं कम अज कम ऐवान से जाना चाहता हूं और इस ऐवान का वजीर हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो वहीं पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ये मॉक ड्रिल कल एक साथ भारत के 244 जिलों में की जाएगी और इस दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे हालात में वे खुद को कैसे बचाएं, ब्लैकआउट के वक्त क्या उपाय होंगे, इसको लेकर के ड्रिल की जाएगी और अहम संस्थानों को कैसे सेव किया जाएगा, इसकी तैयारी परखी जाएगी। साथ ही ऐसे हालातों से कैसे बाहर निकाला जाए उसका भी अभ्यास होगा। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने पहलगाम में दहशतगर्दों को भेजकर जिस तरह नरसंहार किया, उससे उसकी दुनिया भर में फजीहत हो रही है। भारत में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रोष है। देश के कोने कोने से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठ रही है। पाकिस्तान भी ये जानता है कि उसने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। भारत के हमले की आशंका को देखते हुए पाकिस्तान के जर्रे जर्रे में खौफ है। भारतीय सेना की पुख्ता तैयारी है। जल, थल और आकाश से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पर लगातार काम हो रहा है। भारत और पाकिस्तान की बढ़ती तनातनी के बीच भारत ने जबरदस्त तैयारी कर ली है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा का मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। ये मॉक ड्रिल भारत के 244 जिलों में किया जाएगा। आपने यूक्रेन में हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बजते हुए सुने होंगे। इस मॉक ड्रिल में भी एयर रेड वार्निंग सायरन बजाए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग मिलेगी, किस तरह सूझबूझ दिखानी है और कैसे जान की रक्षा करनी है, वो मॉक ड्रिल में दिखाई देगा। ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट की तैयारी और अहम संस्थानों को छिपाने की व्यवस्था भी होगी। इमरजेंसी के हालातों में फंसे होने के बावजूद कैसे बाहर निकला जाएगा, इसका भी अभ्यास किया जाएगा। इसका मकसद है कि अगर युद्ध जैसे हालातों में दुश्मन मुल्क ने हवाई हमले किए तो कैसी तैयारी होनी चाहिए। दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से लेकर अमृतसर, हर जगह मॉक ड्रिल होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल के आदेश दिए हैं। 1971 के बाद मॉक ड्रिल का आदेश दिया गया है और जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ तनाव की स्थिति चल रही है उसको देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखें तो मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो देश की राजधानी दिल्ली में भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। उसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिया गया है। आज जाहिर है मॉक ड्रिल के जरिए हमले के लिए लोगों को जागरूक करना है। आखिर मॉक ड्रिल का मकसद क्या होता है? हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की टेस्टिंग करना, सायरन बजने पर लोग पैनिक न हो इसके लिए जागरूक करना, वायुसेना के साथ हॉटलाइन, रेडियो संचार लिंक की टेस्टिंग, हमले से बचने के लिए छिपने, सेफ जोन तक पहुंचने की ट्रेनिंग, हमले की संभावित जगहों को खाली करने की रिहर्सल करना शामिल है। हमले की संभावित जगहों को खाली करने की रिहर्सल करना शामिल है। इतना तो तय है कि इस बार पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की तैयारी चल रही है और इसी बीच देश भर में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इसी बीच बयाना से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कुएं की खुदाई करते वक्त युवक मिट्टी के नीचे दब गया है। 4 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यवधान बना है एक मकान, और मकान को LNT मशीन की मदद से गिरा दिया गया है। 6 मशीनों से यहां पर खुदाई की जा रही है। गांव करवारी का मामला है। कुएं की खुदाई करते वक्त एक युवक मिट्टी के नीचे दब गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 6 मशीनों की ओर से 10 फीट तक खुदाई का काम हो गया है पूरा, और कुएं के अंदर मिट्टी में 20 फीट नीचे ये मजदूर दबा हुआ है, जिसका नाम शिभान उर्फ पप्पी गुर्जर है। प्रशासन की तरफ से अंधेरे को देखते हुए रोशनी की व्यवस्था के भी इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। भरतपुर के बयाना थाना इलाके से यह बड़ी जानकारी। गांव करवारी में कुएं की खुदाई करते वक्त मिट्टी के नीचे एक युवक के दबने की जानकारी सामने आ रही है, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुएं के अंदर मिट्टी में युवक की तलाश के लिए 4 घंटे से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। युद्ध की आशंका के बीच भारतीय वायुसेना भारत पाक सीमा के दक्षिणी भाग पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले का अभ्यास करेगी। यह हवाई एयर एक्सरसाइज बुधवार और गुरुवार को होगी। रिपोर्ट देखिए। सीमा पर युद्धाभ्यास, पड़ोसी होगा परास्त। जारी हुआ नोटम, पाकिस्तान का निकला दम। गरजेंगे सुखोई राफेल, पाक की प्लानिंग होगी फेल। भारत ने पाकिस्तान से सटे अपने दक्षिणी सीमा क्षेत्र में एक बड़े हवाई अभ्यास के लिए नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। ये फैसला हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 7 मई और 8 मई को होने वाले भारतीय वायुसेना का ये अभ्यास लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आयोजित किया जाएगा, जिसमें फाइटर जेट्स, रडार सिस्टम और अन्य सामरिक उपकरणों की तैनाती की जाएगी। नोटम जारी होने का मतलब है कि संबंधित क्षेत्र में पायलटों और विमानन एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां सैन्य गतिविधियां होंगी। ये युद्धाभ्यास पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान से लगने वाली सीमा के इलाकों में किया जाएगा, जिसमें राफेल, मिराज 2000 और सुखोई 30 सहित सभी टॉप क्लास विमान हिस्सा लेंगे। बता दें कि नोटम आमतौर पर तब जारी किया जाता है जब किसी विशेष हवाई क्षेत्र में वायुसेना अभ्यास कर रही हो, मौसम खराब हो या वहां कोई बाधा मौजूद हो। इस बार का नोटम एक फेयरली लार्ज यानी अपेक्षाकृत बड़े स्तर के अभ्यास को दर्शाता है, जो पाकिस्तान के साथ मौजूदा कूटनीतिक तनाव की गंभीरता को भी इंगित करता है। यह अभ्यास में भारतीय वायुसेना जंग जैसे हालात को लेकर अपनी तैयारी का प्रदर्शन करेगी। रक्षा मंत्रालय ने इस अभ्यास को सीधे तौर पर हाल की घटनाओं से नहीं जोड़ा है, लेकिन यह अभ्यास भारत की सैन्य तैयारी को दर्शाता है। ये क्षेत्रीय चिंताओं के बीच सतर्क रहने का एक संकेत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर बीकानेर से, जहां पर 8 साल की एक बच्ची के नाबालिग लड़के ने रेप के बाद हत्या कर दी। एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले रेप करने और फिर फांसी के फंदे पर लटकाने की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि गोविंदसर गांव में एक नाबालिग का शव फांसी पर लटका होने की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने तुरंत एक्शन लिया। FSL और डॉग स्क्वाड की मदद से मौके से साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने 24 घंटे से पहले ही इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस की माने तो घटना को एक नाबालिग ने ही अंजाम दिया है। बच्ची को टॉयलेट जाते देखकर पड़ोस के एक नाबालिग ने उसके साथ जबरदस्ती की। बच्ची के हल्ला करने पर उसने पहले बच्ची को पॉलीथीन से मुंह बंद किया, जिससे उसकी सांस रुक गई। घबराकर उसने पास में लटक रही रस्सी से बच्ची को लटका दिया। पता किया कि जो लड़की थी वो गोविंदसर गांव की 7 साल की थी। उसी की जो पड़ोस का घर का एक दूसरा बालक है जो अभी पूरा व्यस्त नहीं है, 17 साल कुछ महीने का है। उसने उस लड़की को जो ओम प्रकाश जी का घर है उसके बैकयार्ड में टॉयलेट जाते देखा, तो वो अपनी छत से कूद के नीचे आया और ट्रेसपास करके उस घर में घुस गया। उसके साथ जबरदस्ती उसने बलात्कार का प्रयास किया।
कुछ मामलों को सक्सेस दी है। अभी FSL की रिपोर्ट आने पर क्लियर होगी। उधर भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। भारत ने पानी के बाद पाकिस्तान के साथ कारोबार भी अब बंद कर दिया है, जिसके बाद कंगाल पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि अभी से अगले 2 महीने के लिए आटा जमा किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल स्ट्राइक से खलबली, भारत का बड़ा दाव। रोटी के पड़े लाले, पाकिस्तान के फूले हाथ पांव। मुश्किल में जान, कंगाल हो गया पाकिस्तान। ना पानी ना आटा, अब क्या करेंगे आका। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। पाकिस्तान पहले से ही गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच भारत ने उस पर एक साथ ट्रिपल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी। भारत के सख्त तेवर से पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसे कभी भी वक्त हमले का डर सता रहा है। भारत के साथ जंग की आशंका से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। LOC से सटे इलाके में राशन की कमी को देखते हुए पाकिस्तान ने वहां आटा जमा करना शुरू कर दिया है, जो कि 2 महीने के लिए काफी हो। POK की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक POK में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा का स्टॉक किया जा रहा है, ताकि 2 महीने तक POK में लोगों को जिंदा रखा जा सके। पाकिस्तान समाचार वेबसाइट द डॉन में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक POK की सरकार ने LOC से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन के रिपोर्ट के मुताबिक POK के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम के मुताबिक POK के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर LOC बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चल रही है। वहीं बगलिहाट डैम पर भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में डर फैल गया है। पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में पानी का बहाव अचानक काफी घट गया है। पहले 87,000 क्यूसेक पानी पाकिस्तान को मिलता था, अब वो 10,800 क्यूसेक तक पहुंच गया है। इससे पाकिस्तान के पंजाब और POK के इलाकों में पानी की किल्लत का डर पैदा हो गया है। बगलिहाट डैम के बाद अब सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान दाने के साथ साथ पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस रहा है। अब आपको बताते हैं कि बगलिहाट डैम बंद होने से भारत को क्या फायदा होगा और आतंकिस्तान को क्या नुकसान होगा। बगलिहाट डैम के बंद होने से भारत में ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में इजाफा होगा, तो वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत पर सीधा असर पड़ेगा। ऊर्जा उत्पादन बढ़ने से जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या दूर होगी, वहीं पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में पीने के पानी का संकट पैदा होगा। बगलिहाट डैम के बंद होने से भारत में पानी से सिंचाई और कृषि क्षेत्र में सहायता मिलेगी, तो वहीं पानी बंद होने से पाकिस्तान में कृषि और सिंचाई पर बड़ा असर पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़े निर्णय लिए थे 5, जिनमें एक निर्णय सिंधु जल समझौता था, जिसको कुछ देर के बाद स्थगित भी किया गया था। बता दें कि बगलिहाट डैम से पानी को रोका गया है और पानी का बहाव लगातार चिनाब दरिया में कम होता जा रहा है। जिस दरिया में इस समय सिर्फ मेरे आपको कदम दिख रहे हैं, ये दरिया की शुरुआत है और आगे का जो पानी का बहाव है, अधिकारियों के अनुसार ये वो इलाका है, ये वो दरिया है जहाँ पर तेज लहरें होती थी, पानी का बहाव इतना तेज होता था। लेकिन आज जहाँ पर मेरे कदम आपको पानी के अंदर दिख रहे हैं, ये पानी का ये चिनाब का किनारा है और समझिए कि कितना लेवल पानी का जो कम हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान से ये जो चिनाब दरिया जाता है, पाकिस्तान में जो पानी पहुंचता है चिनाब का, वो पंजाब प्रांत है और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कृषि का काम पंजाब प्रांत में होता है। अभी वहां पर फसल कटने का काम हो रहा है। तेजी से पाकिस्तानियों ने फसल काटने का काम किया। एक डर और बौखलाहट उनकी दिखी।
अब ऐसे हालात में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तानी सेना का हाल क्या होगा। तो वहीं आपको बता दें कि कल देश भर में मॉक ड्रिल की तैयारी है और इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान सामने आया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद पीएम ने अपना कश्मीर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया था और इसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस सवालों के घेरे में है। ये रिपोर्ट देखिए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के ठीक 7 साल बाद महाकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक कविता लिखी थी जिसका नाम था समर शेष है। इस कविता में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। यानी जो लोग युद्ध काल में भी तटस्थ दिखा रहे हैं या तटस्थता की एक्टिंग कर रहे हैं, समय उनका अपराध भी लिखेगा। क्योंकि किसी भी युद्ध में देश को सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों से होता है जो खुद को तटस्थ यानी न्यूट्रल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट होने का है तो सिर्फ एकजुटता की एक्टिंग कर रहे हैं, वरना क्या ऐसा संभव है कि जब देश वॉर मोड में आ चुका हो, जब देश भर में युद्ध के खतरे से बचने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही हो, उस वक्त भी एकजुटता दिखाने की बजाय ऐसे बयान आए जिससे भारत का नुकसान और पाकिस्तान का फायदा हो। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। तो आप वही बात वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया? सवाल ये है कि कांग्रेस अध्यक्ष को ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली कि प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम आतंकी हमले के वक्त कश्मीर जाने वाले थे। कौन से पेपर में ये खबर छपी कि पहलगाम आतंकी हमले के वक्त मोदी का कश्मीर जाने का प्लान था। इसलिए सवाल तो है कि जब देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है उस वक्त खड़गे ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जिससे पहलगाम पर भारत का गुस्सा पाकिस्तान से शिफ्ट होकर मोदी पर आ जाए। तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या विपक्ष के प्रमुख दल के अध्यक्ष के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा? पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पहलगाम आतंकी नरसंहार के लिए आतंकियों और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी थी। गांधी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले को हिंदू विचारधारा से जोड़ दिया था। कई दूसरे नेताओं ने कहा था कि आतंकियों के पास इतना वक्त थोड़े है कि वो लोगों को धर्म पूछ कर मारे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बरसे हैं। उन्होंने मोदी सरकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खात्मे की मांग की है। तो वहीं बाबा रामदेव ने कहा है कि उन्हें लगता है कि अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनना पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बरसे। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान में घुसकर आतंकवाद के खात्मे की मांग की है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को जड़ मूल से मिटाना चाहिए। भारत सरकार से हम यही कहेंगे कि आप ये जो हर बार कड़ी निंदा करते हो, ये कड़ी निंदा कब तक करोगे? इससे आपके ऊपर से भरोसा कम होगा। भारत की सुरक्षा की बात है, ये भारत के सिद्धांत की बात है, भारत के वजूद की बात है, भारत की सुरक्षा की नीति की बात है। इसलिए भारत को अब घर में घुस करके आतंकवाद का खात्मा करना चाहिए। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता। बाबा रामदेव ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाना पड़ेगा। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए। अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा और वहीं से हमारी गुरुकुलीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी महर्षि दयानंद ने, और वहीं से ये अभियान अब वापस चलेगा।
तो 3 गुरुकुल पूज्य आचार्य जी यहाँ बनाएंगे, हम अगला गुरुकुल कराची और लाहौर में बनाएंगे। एक तरफ बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने जहां पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की बात कही है, वहीं योग गुरु बाबा रामदेव भी पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के